जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार के कुंभ में आपने क्या खास बात महसूस की। सरकार के दृष्टिकोण से ये कुंभ कैसा रहा, समाज के दृष्टिकोण से कैसा रहा, और इस बार तो मैंने देखा कि राजनीतिक लोगों के लिए भी ये कुंभ बड़ा फर्टाइल रहा है। ब्रजेश जी, इस कुंभ को लेकर जो सरकार ने उम्मीद की थी, जो प्रचार किया था, जो पूरे देश में निमंत्रण दिया था, उससे ज़्यादा यानी कि 40 करोड़ का जो अनुमान था उससे ज़्यादा लोग आ गए। और यही इस कुंभ की भव्यता और महत्ता आज इस चर्चा का कारण बनी है। देखिए, जिस देश में आस्थाओं का सैलाब इतना ज़्यादा उमड़ जाए, जहां लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, स्वाभाविक है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को आज भी वो तमाम कष्ट सहने को तैयार हैं। और प्रयाग के कुंभ ने ये बात साबित किया कि भारत की जो सनातन संस्कृति और परंपरा है, उसमें विदेशों में बैठे हुए लोग भी रुचि लेते हैं और यहाँ आकर वो उसको सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेला 14 फरवरी से पहला स्नान शुरू हुआ था और 14 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी को ख़त्म हुआ। 45 दिन का करीब एक मेले का कहा जाए तो जो नहान का मुख्य पर्व और सारे आयोजन रहते हैं, लेकिन इसकी तैयारियां साल भर से शुरू हो जाती हैं। कोई मामूली बात नहीं है इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाना। हजारों पुलिसकर्मी लगते हैं, सफाई कर्मी लगते हैं, सड़कें बनानी पड़ती हैं, बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, बसें लगानी पड़ती हैं, पुल बनाने पड़ते हैं, ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माघ का जो महीना होता है वो ठंड और ठिठुरन का होता है, और कल्पवासी भी आते हैं, वो सब भी प्रशासन को, अफसरों को झेलना पड़ता है। तो कुंभ आज इस चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्धि पा रहा है कि उसने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला आयोजित कराया है। 66.30 करोड़ की डुबकी की अनुमान आज लगाई जा रही है, लेकिन ब्रजेश जी, इसमें मैं 66 करोड़ डुबकी पूरे देश और दुनिया की जनता की मानूंगा और 30 लाख डुबकी अकेले मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की मानूंगा। तो उनका जोड़कर 66-35 बनता है। वैसे मैं चौहान साहब एक चीज मैं कहूंगा, एक इनाम उनको भी बनता है। हाँ, आज वो छूट गए। अगर नंदी ने इतनी डुबकी ना वीआईपी को नहलाने का एक रिकॉर्ड उनके नाम, तो एक गिनीज मिलना चाहिए था ना, आज उनका सम्मान होना चाहिए था। वैसे 7,500 रुपए आज मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आयोजन 7,500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और करीब 7.5 लाख करोड़ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमने जुटाई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है। अब इसका सही आकलन तो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन हमारे लिए जो आस्थावान लोग हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज का जो कुंभ है, उसका स्नान का जो फल है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रयागराज 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। बाकी हमारे देश में, चाहे उज्जैन में, चाहे नासिक में, चाहे हरिद्वार में जो कुंभ लगते हैं, वहाँ पर एक नदी है, लेकिन प्रयागराज में 3 नदियों का संगम इस कुंभ को विशिष्ट बनाता है और इसी वजह से पूरी दुनिया की ओर का ध्यान इस महाकुंभ ने खींचा है। ब्रजेश जी, पुलिसकर्मियों को भी मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह की छुट्टी दी है, 10,000 का बोनस दिया है। बहुत 2 महीने तक खड़े रहना, जाड़े में, परेशानी में, रात दिन करोड़ों लोगों को पार कराना और अपना धैर्य न खोना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप ये ऐसा मानते हो कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की, सनातन की एक नई लाइन खींच दी है विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी, और एक नया उनका पर्सपेक्टिव निकला है जो देश और विदेश भर में उनको इसकी ख्याति मिली है? ब्रजेश जी, बात इसी पर आती है कि जो भाजपा ने राम मंदिर का उद्घाटन कराया, जो प्रसिद्धि भाजपा को उस समय नहीं मिल पाई, वो प्रसिद्धि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेला कराकर हासिल की है। पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, पूरी दुनिया में उनकी महत्ता बढ़ी है। योगी
पार्टी में एक बहुत बड़े नेता, विराट नेता के तौर पर प्रतिष्ठित हुए हैं। इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में उनको, जो दक्षिण से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक, जो हिंदी ना बोल पाते हो लेकिन उनके मन में योगी की एक बड़ी तस्वीर बनी है और ये राजनीति में उनको बहुत आगे जाने के लिए ये दर्शाता है कि वो भविष्य में इस देश की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्या अपोजिशन के आरोपों के बावजूद आप ऐसा मानते हैं कि इस कुंभ का सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को है और उन्होंने सनातन की और अपना जो न्यू वर्जन है उसकी एक नई लाइन खींच दी है? ये बड़ा चैलेंजिंग होगा विपक्ष के लिए। विपक्ष के साथ साथ भाजपा में भी जी। ये एक बड़ी लाइन। देखिए, शंकर जी ने जब बारात लेके गए रहे तो उन्होंने कहा जो घोड़े पे बैठा है वो सबसे ऊपर, बाकी जितना जमीन में चल रहे हैं सब बराबर। तो ये जो शंकर जी की बारात थी उसमें अब योगी आदित्यनाथ घोड़े पर बैठ गए हैं। तो आज वो इस देश में भाजपा से लेकर, अगर जब सनातन की बात आएगी, हिंदू नेतृत्व की बात आए, हिंदुत्व के नेता की बात आएगी, तो उसमें योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। ये और ऐसा आप कहते हैं कि पार्टी के भीतर भी, विद इन पार्टी भी वो, ब्रजेश जी इसमें कोई शक नहीं, इसको बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है कि वो पार्टी के अपन जो नेता हैं वहां पर जब जब भगवा और हिंदुत्व के बात होती है, देखिए पार्टी एक नई लाइन खींच दी है, मतलब एक नया स्टैंडर्ड तय कर दिया है। देखिए पार्टी से बड़ा जनमानस है। लोकतंत्र में जनता की राय और जनता की मांग वो सबसे बड़ी होती है, वो जिसे भी बड़ा मान ले, और परसेप्शन ही लोकतंत्र का आधार रहा है नेताओं के। आपसे 100% सहमत हूं परसेप्शन वाले मसले पर। वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज, थोड़ा वक्त का अभाव। देखिए हम लोग कुंभ पर बात कर रहे हैं, कुंभ के साथ साथ गंगा को, जिसको हम मां बोलते हैं, जिन्हें हम मोक्षदायिनी बोलते हैं, जो सारे पापों का नाश करने वाली हैं। गंगा हमारे इस देश की एक ऐसी सांस्कृतिक नदी है और रेखा है जिनके चारों तरफ ये देश सांस लेता है, जीता है। उन्हीं गंगा के संगम पर इतना बड़ा आयोजन हुआ जो हमको आपको बोलने में भी रोमांचित करता है, और गंगा की महत्ता को हर बार अलग अलग से बखाना गया है। लोग कहते हैं, ब्रजेश जी सवाल उठा प्रदूषण का, कि नदियों के में प्रदूषण है। बहुत बार आता है कि नदियों के किनारे क्रिमिनेशन क्यों होता है, नदियों में प्रवाहित क्यों किए जाते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है। लेकिन हिंदू सनातन परंपरा में लोग जानते हैं कि जब हम सौदा करते हैं तो नदी में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल जाती है जो नदी का नुकसान करती हो। चाहे मखाना डालें, चाहे गरी डालें, चाहे फूल डालें, सब नदी को स्वस्थ करते हैं। नदियां ब्रजेश जी क्रिमिनेशन से कभी प्रदूषित नहीं हुई हैं, नदियां करप्शन से प्रदूषित हुई हैं। जब उनमें बड़े बड़े नालों का गंदा पानी डाला जाता है, बड़े बड़े स्लाटर हाउस के मलबे डाले जाते हैं, कचरे डाले जाते हैं, तब नदियां प्रदूषित हुई। जी। फिलहाल आज हम गंगा के लिए, नदी के लिए 4 शब्द कहेंगे, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश और लखनऊ के एक बहुत मशहूर शायर थे प्रमोद जी, उनका निधन हो गया। उनकी बहुत प्रासंगिक रचना है, सुनिएगा। कि नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है तेरी धार, खारा खारा सारा संसार। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, और बहते पानी के संग संग प्यासों के भी दिल होते हैं। और बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, और सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना कहते हैं इसको धार, खारा खारा सारा संसार। देखिए कौन सा ऐसा काम है जो वीरेंद्र जी नहीं कर सकते, डिबेट में गा भी सकते हैं। ये मतलब मुझे लगता है ये बड़ी ऐतिहासिक डिबेट है और इन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि अपनी बात कहने का और लोगों से जुड़ाव का जो वीरेंद्र जी का अंदाज है वो बिल्कुल निराला है। क्या कोई सोच सकता है कि वो गा के भी बता सकते हैं, पर उन्होंने किया। वीरेंद्र जी आपका बहुत आभार और धन्यवाद। आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की। मैं दूसरा चरण शुरू करता हूं और मैं सभी अपने गेस्ट से अनुरोध करूंगा कि